नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेन सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो अभी तक हम लोग एसएससी जीडी में जो एसएससी जीडी का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें रुक्मणी प्रकाशन संबंधित, और उसमें से हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसमें से आज जो है 9वां प्रैक्टिस सेट है। उस 9वें प्रैक्टिस सेट में हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, या बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको एक बेहतर नॉलेज मिल सके व्यवस्थित क्रम से। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर कर दिया करें, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिल सके जो टाइम पर आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन पहला है, लिखा है भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो शब्द प्रयोग होता है धर्मनिरपेक्ष, ये धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो पहले हम बात करें धर्मनिरपेक्ष कहाँ पर मिलता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हमारे देश का निर्माण 5 तरीके से हो सकता है। यानी भारत देश का निर्माण या भारत देश में 5 तरह की, किसी नगर पालिका, नगर निगम, इन चीज़ों का निर्माण 5 तरीके से हो सकता है। अब वो कौन कौन से 5 हैं, तो हम लोग प्रस्तावना को शुरुआत से पढ़ते हैं। तो उस प्रस्तावना में ये लिखा है, हम भारत के लोग हैं। भारत को यहाँ के पढ़ने के बाद में आपको शब्द मिलते हैं 5। भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये 5 शब्द मिलते हैं। इन 5 तरीके से हम अपने देश का निर्माण करते हैं। तो उसी शब्द में लिखा है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। ये धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद हमारी प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़े गए। उसमें से अगर कहा जाए इन सब का अर्थ क्या क्या है, तो हम बात करेंगे। पहले हमें जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लें। जो क्वेश्चन दिया गया, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कोई विशेष राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट से भी हो सकता है और देश से भी हो सकता है। स्टेट से भी हो सकता है और देश से भी हो सकता है। कोई भी राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं बनाएगा, कोई भी राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं मानेगा। तो याद रखना इस तरह से। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर पहला ही है, और उसमें धर्मनिरपेक्ष का मैंने अर्थ बताया। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा। यानी आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में भारत स्वतंत्र है, किसी विदेशी शक्ति के खिलाफ, यानी विदेशी शक्ति से बंधा नहीं है। तो याद रखना, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है। समाजवादी का मतलब होता है कि हमारे देश में जितनी भी योजनाएं बनेंगी वो सब एक सामाजिक रूप से योजनाएं होंगी, यानी समाज स्तर पर योजनाएं होंगी। गणतांत्रिक का मतलब होता है किसी विशेष राजा का वर्चस्व ना हो, किसी विशेष राजा का वर्चस्व ना हो, गणतांत्रिक हो गया। तो याद रखना, इस तरह से मैंने आपको बताया। पहला धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैंने बताया आपको। तो आंसर धर्मनिरपेक्ष संबंधित पहला है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब। प्रभुत्व संपन्न का मतलब मैंने बताया कि भारत आंतरिक और बाह्य मामले में किसी विदेशी शक्ति की सहायता नहीं लेगा, स्वयं निर्णय लेगा। इन शब्दों को ध्यान देना, जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, कि क्वेश्चन आपको कई बार मिलेंगे। और दूसरी बात, एक पॉइंट और सुन लेना, जो प्रस्तावना मैंने बताया आपको 5 प्रकार के देश का निर्माण हो सकता है। इसी प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार दे देता है। तो न्याय कितने प्रकार के हैं। न्याय हमारे संविधान में, जब संविधान बना था तो उसमें 2 प्रकार के न्याय थे। बाद में एक न्याय और जोड़ा गया, सामाजिक, वो भी मैंने बताया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय हैं। और न्याय कौन कौन से 3 हैं, एक मिलता है आपको सामाजिक, एक मिलता है राजनीतिक, और एक मिलता है आर्थिक। 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है हमारे संविधान में। इन्हीं 3 प्रकार से ही हमें न्याय मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा या छोटी सी न्यायालय द्वारा। इसके बाद हमारे संविधान में, इसी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक मैंने बताया हमारे देश का निर्माण 5 तरीके से हो सकता है, हमारे देश में 3 प्रकार से न्याय है, हमारे देश में स्वतंत्रता 5 प्रकार की हैं।
वो स्वतंत्रता अलग है जो आप स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ते हैं। 6 स्वतंत्रता, याद रखना, कन्फ्यूजन ना होना। 6 स्वतंत्रता अलग हैं, वो मौलिक अधिकारों में आती हैं। हमारे संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। कौन कौन? जैसे विचार की स्वतंत्रता, आप किसी पर कोई भी विचार रख सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको स्वतंत्रता है। इसके बाद विचार की स्वतंत्रता के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद विचार की स्वतंत्रता मैंने बता दी। इसके बाद विश्वास, आप किसी भी पर विश्वास कर सकते हैं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसके बाद उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की हमारे संविधान में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो याद रखना, हमारे देश का निर्माण 5 तरीके से। हमारे देश में न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार के। हमारे देश में स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अब हम क्वेश्चन की बात करें, अगला 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो संविधान है, उस संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा? तो हमारे संविधान में 2 संशोधन बहुत जल्दी हुए थे, एक ही साल हुए थे, 73 और 74। 73वें संविधान संशोधन द्वारा याद रखना 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाग जोड़ा गया 9। 74वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाग जोड़ा गया 9 का ए। तो याद रखना, अगर अनुसूची कह दे 73 में 11वीं, भाग कह दे 9। 74 में कह दे अनुसूची 12वीं, भाग कह दे 9 का ए। अगर कह दे 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और अगर कह दे 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। याद रखना, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगर क्वेश्चन कहे 11वीं अनुसूची में है क्या? 11वीं अनुसूची में है जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के बारे में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में। तो याद रखना, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत, पंचायती व्यवस्था। ग्राम पंचायत नहीं, पंचायती व्यवस्था, सॉरी, क्या आएगा? पंचायती व्यवस्था। ग्राम पंचायत आता किस में? वो आता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन होता है। 40 में ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है। अगर कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किसमें है, तो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? कह रहा 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ये संशोधन हो गए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में अधिकतम हानिकारक कौन है? सबसे अधिक हानिकारक कौन है? लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के कण और लेड। तो याद रखना, 2 चीज़ें याद रखना, सब वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा सबसे ज़्यादा होता है लेड। ये 2 वायु प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, जब वायु प्रदूषण वाहनों में जांच होती है, जो वाहनों में वायु प्रदूषण की जांच होती है, उसमें से इन्हीं 2 चीज़ों को देखा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को और लेड को। इन दोनों को देखा जाता है किसमें? वायु प्रदूषण में। तो याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या बताया है? इसका आंसर मैंने बताया कार्बन। 23 का आंसर बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बताया? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो याद रखना, 3 युग आते हैं। एक आता है ताम्रयुगीन सभ्यता, एक आता है लौहयुगीन सभ्यता, एक आता है कांस्ययुगीन सभ्यता। तो कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता पाषाणकालीन, लौहयुगीन सभ्यता वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया पाषाणकालीन सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो पाषाणकालीन सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि कांस्य की खोज इसी सभ्यता में हुई थी। कांस्य से निर्मित मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो याद रखना, इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 है, गौतम बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था? तो याद रखना, गौतम बुद्ध का परिनिर्माण, गौतम बुद्ध से संबंधित 4 घटनाएं आएंगी। एक तो आएगा महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन क्या आएगा? महाभिनिष्क्रमण। क्या क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन क्या आएगा? एक आएगा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का संबंध है
गौतम बुद्ध के गृह त्याग से, यानी जब गृह त्यागा था उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसे कहते हैं बोधि। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बोधि। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे? बोधि। जब उन्होंने ज्ञान पहली बार दिया तब उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। पहली बार जब ज्ञान दिया उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे कहते हैं बोधि। अगर क्वेश्चन आ जाए इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, तो इनकी मृत्यु कहते हैं महापरिनिर्वाण। मृत्यु कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो अगर कहा जाए महापरिनिर्वाण, इसकी मतलब मृत्यु उनकी कहाँ पर हुई, तो याद रखना मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कुशीनगर में कब मृत्यु हुई थी, तो याद रखना 483 बीसी में। 483 बीसी में मृत्यु हुई। और जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। जन्म कब हुआ? 563 बीसी में, याद रखना। इसके बाद में बौद्ध धर्म में एक शब्द आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या? बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। एक शब्द आएगा त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म में मिलेगा, बौद्ध धर्म में मिलेगा। त्रिरत्न जैन धर्म में क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। और यहाँ पर त्रिरत्न क्या है? धम्म संघ और गच्छ। तो याद रखना 3 शब्द यहाँ पर मिलेंगे और 3 रत्न वहाँ पर भी, लेकिन त्रिपिटक कहा जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है? मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा? लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा? तो याद रखना अजातशत्रु सबसे ज़्यादा किसके साथ युद्ध करते रहे? तो अजातशत्रु जीतना चाहते थे एक वज्जी गणराज्य हुआ करता था, वज्जी संघ हुआ करता था, वज्जी संघ। और ये वज्जी संघ 8 गणराज्यों से मिलकर बना था। 8 गणराज्य इसमें थे वज्जी संघ में। उन 8 गणराज्यों में एक वैशाली गणराज्य था, वैशाली गणराज्य। और वैशाली गणराज्य को जीतने के लिए इन्होंने सबसे अधिक लंबे समय तक युद्ध किया। कहा जाता है 16 वर्षों तक ये संघर्ष करते रहे वैशाली। तो याद रखना कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर, वैशाली। अगर हम वैशाली से ही क्वेश्चन कहें वैशाली की राजधानी क्या थी, तो लिच्छवी। वैशाली की राजधानी क्या है? लिच्छवी। अगर कहा जाए, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे विश्व का प्राचीन शब्द मिलेगा, विश्व का प्राचीन गणराज्य कौन था? विश्व का प्राचीन गणराज्य कौन था? विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन था? तो याद रखना लिच्छवी ही एक, यानी वैशाली पहला गणराज्य, प्राचीन गणराज्य था। अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखा है बिक्री कर कौन लगाता और वसूलता है? तो यहाँ पर बिक्री कर कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाती भी है और राज्य सरकार ही वसूलती है। अब बिक्री कर तो विभिन्न प्रकार कर होते हैं, तो मैं बताया था मैंने इससे पहले। एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर जिसे हम अपने हाथों से या कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से जिसकी भरपाई करते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जिसे हम पता ही नहीं चलता, हमारी जेब से पैसा निकल जाता है टैक्स के रूप में। जैसे कोई वस्तु खरीद रहे हैं आप, वस्तु जब खरीदी उसमें उसका रेट लगा होता है 5, लेकिन उसमें वैल्यू जो MRP लिखी होती है वो 6 रुपये। तो आपको 6 रुपये, 1 रुपये क्या है? ये टैक्स, जबकि आपने दिया नहीं, आपने ये 1 रुपये एक्स्ट्रा दिया वस्तु को खरीदने में, लेकिन ये 1 रुपये जो लगा आपको वो एक टैक्स लगा, जो ये अप्रत्यक्ष कर होता है। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, समझ में आ गए प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह की दिशा में जो परिवर्तन के कारण बनने वाली झील को क्या कहते हैं? जब नदी हो, नदी का प्रवाह चल रहा हो और उसी दिशा में बनने वाली झील, जब नदी चल रही हो उस नदी के प्रवाह में अगर कोई अवरोध आ जाता है तो उससे बनने वाली झील को बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील एक तरह से क्या है? गाय के खुर जैसी झील होती है। इस तरह से जब कोई नदी ये जा रही है इस तरह से, और नदी जाने के बाद में यहाँ पर कोई अवरोध आ जाए, ये नदी गई यहाँ पर अवरोध, और इस तरह से गाय के या जानवर की खुर जैसी एक आकृति बन जाती है जिसमें पानी रुक जाता है, उसे कहते हैं गोखुर झील। तो याद रखना गोखुर झील। अगर कहा जाए गोखुर झील एक होती है, एक झील मिलेगी तुम्हें कौन सी?
प्रतापी झील। प्रतापी झील का मतलब है जो जलप्रपात से बनी हो, जलप्रपात से। और प्रतापी झील का उदाहरण उत्तर प्रदेश में एक झील मिलती है जिसका नाम आता है चचाई झील। कौन सी? चचाई झील उत्तर प्रदेश में मिलती है, जो एक प्रपातीय झील है। इसके बाद डेल्टा झील क्या होती है? डेल्टा झील का मतलब है जो नदियों के मुहाने पर जो झील बन जाए उसे डेल्टा झील, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है डेल्टा झील का उदाहरण के रूप में, तो याद रखना वो आती है कोलेरू झील। कॉपी में लिख लेना, कोलेरू झील एक प्रकार की डेल्टाई झील है। तो कोलेरू झील किस नदी के डेल्टा से बनी है? तो याद रखना गोदावरी नदी के डेल्टा से बनी है। कौन सी झील? कोलेरू झील। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर बताया तुम्हें गोखुर झील, डी नंबर। क्वेश्चन है खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है। खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है, कैसा? मौद्रिक नीति का हिस्सा है, राजकोषीय नीति का हिस्सा है, विदेशी व्यापार का, औद्योगिक नीति का। तो खुले बाजार की क्रिया तुम्हें बताया मैंने जब मौद्रिक नीति तुम्हें पढ़ाई थी, उस मौद्रिक नीति में एक क्वेश्चन बताया था जो हमारे देश में आरबीआई जो मौद्रिक नीति जारी करती है वो दो प्रकार की होती है, एक खुले बाजार की, एक बंद बाजार की। तो खुले बाजार की ये क्यों जारी करना पड़ता है? क्योंकि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। तो खुले बाजार ये किसकी नीति है? आरबीआई की नीति के आधार पर मौद्रिक नीति खुले बाजार। खुले बाजार में क्या होता है? जो आरबीआई होती है, जो सरकार होती है, ये दो कार्य करती हैं, आरबीआई और सरकार, अपनी प्रतिभूतियों को खुले रूप से यानी खुले बाजार में क्रय विक्रय कर देती हैं। अपनी प्रतिभूति, प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? एक तरह से समझें सिर्फ शेयर, हिस्सा। प्रतिभूति का मतलब होता है एक तरह से बॉन्ड के रूप में अपने पास एकत्र रखे हुए हिस्सा होता है किसी का, और वो हिस्सा बेच देते हैं, जिससे वो पैसा, अगर सरकार को पैसे की आवश्यकता होती तो अपना ये शेयर बाजार में, खुले बाजार में बेचकर और अपना पैसा प्राप्त कर लेते हैं, और जिससे वो अपनी व्यवस्था संभाल सके। और वो खरीदते कौन है? बड़े बड़े व्यक्ति खरीदेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि सरकार हर चीज़ प्राइवेट करती जा रही है। प्राइवेट का मतलब यही है हिस्सेदारी अपनी कम करती जा रही है, कोई दूसरी हिस्सेदारी खरीद रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? एक तो भारत में होम रूल सोसाइटी अपनी पड़ी होगी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। उसी तरह से इंग्लैंड में एक होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसे शुरू किया था किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने शुरू किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अब इसमें से तीन नाम है, याद रखना, तीनों के हम क्वेश्चन एक एक बताएंगे। मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना भारतीय क्रांति की जननी, क्या कहेंगे? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? मैडम भीकाजी कामा को कहते हैं भारतीय क्रांति की जननी। लेकिन याद रखना मदन लाल ढींगरा एक क्वेश्चन आता है तो इनकी समाधि स्थल पूछता है, तो याद रखना इनकी समाधि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड ब्रिस्टल, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी समाधि है मदन लाल ढींगरा की। और किसके पास में है? तो उस समय वहाँ पर जो समाधि लगी है वो है राजा राम मोहन राय की समाधि के पास में इनकी समाधि लगाई गई है मदन लाल ढींगरा की। तो याद रखना मदन लाल ढींगरा और मैडम भीकाजी कामा का क्वेश्चन बताया। इसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी इंग्लैंड में? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए आ गया थल समीर और समुद्री समीर। क्वेश्चन आता है थल समीर क्या है, समुद्री समीर क्या है? तो याद रखना पहले तो समुद्री समीर, समुद्री समीर हमेशा दिन में चलते हैं और स्थल समीर यानी थल समीर ये रात्र में चलते हैं। इतनी बात। अब ये रात में चलेंगे, क्यों चलेंगे? ये ऊष्मा के कारण, क्योंकि दिन के समय स्थल गर्म हो जाएगा समुद्र के किनारे वाला, तो वहाँ पर ऊष्मा तीव्र गति से चलेगी। तो समुद्र से अगर हम बात करें, ये दो स्थल है, ये स्थल वाला क्षेत्र हो गया और ये समुद्र वाला क्षेत्र हो गया। अब स्थल वाला दिन में गर्म होगा तो अपनी ऊष्मा को ऊपर जाएगी, तो उस स्थान को लेने के लिए समुद्र से, उस स्थान को लेने के लिए यहाँ से पवन चलेंगी और पवन चलेंगी। ये पवन किसके कारण चलती हैं?
और वायु चलती है, वायु तो संवहन क्रिया द्वारा चलती है। किसके द्वारा? वायु चलेगी किस क्रिया द्वारा? संवहन क्रिया द्वारा। तो संवहन क्रिया द्वारा स्थल की ओर ये वायु चलती है, तो स्थल की ओर वायु चलेगी, इसीलिए इसे कहते हैं समुद्री समीर। ये चलेगी कब? दिन में। और जस्ट उल्टा रात्र में क्या होता है? रात्र में समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से रात में स्थल से समुद्र की ओर। रात में कहाँ से चलेगी? स्थल से समुद्र की ओर। रात में स्थल से समुद्र की ओर, तो उसे कह देंगे स्थली समीर। ये चलेगी रात्र में। और दिन में कहाँ चलेगी? समुद्र से स्थल की ओर, ये दिन में चलती है। तो याद रखना, इसे कहते हैं समुद्री समीर। ये किस क्रिया द्वारा चलती है वो क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना। कह रहा है समुद्री समीर और स्थली समीर बनने का कारण क्या है? तो बनने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि वायु में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन क्रिया द्वारा होता है, जबकि वायु में दो तरह के होता है। एक तो जल में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होगा? संवहन के। और वायु में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होगा? विकिरण के। और ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होगा? चालन से। तो किसके? जल है समुद्र में, जल में ऊष्मा का चालन किसके माध्यम से? संवहन के माध्यम से। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि वहाँ पर पानी वाष्पित होता है, तो वो पानी क्या है? संवहन क्रिया द्वारा ऊपर उठेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। क्वेश्चन 32, अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वित करने के लिए भारतीय संविधान में निम्न किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? पहले तो बात करें अंतर्राज्यीय परिषद होता क्या है। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य होता है दो राज्यों के बीच कोई बात विवाद हो गई है, उस विवाद का निपटारा करना। ये कौन काम करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद। और अंतर्राज्यीय परिषद हमारे संविधान में वर्णन दिया गया है 263 में। इसी तरह से हमारे संविधान में एक अनुच्छेद आता है 262, इसमें दिया गया है नदी विवाद। अंतर्राज्यीय नदी विवाद का निपटारा कौन किया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 262। और अंतर्राज्यीय राज्यों का विवाद अगर हो, नदी से संबंधित होगा तो 262, सीमा से संबंधित होगा तो 263। अगर क्वेश्चन कह दे अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 263 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन की बात करें, विधान परिषद की संचालन का उल्लेख, यानी विधान परिषद का जो संचालन होता है संविधान किस अनुच्छेद में है? सीधा सीधा बात है कि विधान परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों में जिस तरह से केंद्र में संसद होता है, उसी तरह से राज्यों में विधान मंडल होता है। क्या होता है? उसी तरह से राज्यों में विधान मंडल होता है। और ये विधान मंडल दो तरह से बटा होता है, एक होता है विधान सभा और भैया एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान सभा और एक क्या होती है? विधान परिषद। तो याद रखना विधान मंडल का जो वर्णन है संविधान के वो 169 में है, जबकि विधान परिषद का वर्णन 171 में है। ठीक है ना? ना 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 उल्टा हो जाएगा भैया। इसका आंसर जो विधानसभा है, विधानसभा का वर्णन किस में आता है? मैंने विधान मंडल की बात की थी, विधान मंडल 169, विधानसभा 170, विधानसभा 170, विधान परिषद 171। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 171। तो आंसर क्या आएगा? 171 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन किया जाता है। अगर कहें किसी राज्य में विधान परिषद गठित करनी हो तो क्या होना चाहिए? तो याद रखना किसी राज्य में विधान परिषद गठित करने के लिए उस राज्य की 1/3 विधानसभा की सीटें वो भी 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 40 से ज़्यादा है तो उस राज्य में विधान परिषद गठित हो सकती है, और 40 से अगर कम है तो विधान परिषद गठित नहीं होगी। दूसरी बात, किसी राज्य में अगर विधान सभा का गठन करना है तो अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं? 500। कितनी सीटें? अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती हैं, और कम से कम 60 सीटें। कम से कम 60, अधिक से अधिक 500, लेकिन
विधान परिषद के लिए कम से कम कितनी? 40। तो याद रखना, पहले जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, जो जम्मू कश्मीर अब समाप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा 171। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है माध्यम में तापमान में वृद्धि अगर कर दी जाए तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो माध्यम है उसके तापमान अगर वृद्धि कर दे तो उसके माध्यम पर क्या प्रभाव पड़ेगा चाल पर? तो उसका प्रकाश का चाल बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश का चाल बढ़ जाएगा। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब बात करें प्रकाश के, जो प्रकाश है, ये प्रकाश कैसी धारा है, कैसी तरंग है? तो याद रखना, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसी है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दूसरी बात, अगर कहीं प्रकाश की चाल की खोज किसने की? तो याद रखना, रोमर ने की। प्रकाश की चाल की खोज किसने की? रोमर ने की। प्रकाश की चाल होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। खोज किसने की? रोमर ने की। कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश, दूसरी बात, कैसी है? अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है? तो याद रखना, प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन दिया गया है। एक पुस्तक है द पेन फ्री मैंड सेट। द पेन फ्री मैंड सेट पुस्तक किसकी है? द पेन फ्री मैंड सेट पुस्तक किसकी है? तो याद रखना, द पेन फ्री मैंड सेट पुस्तक है डॉक्टर दीपक रविंद्रम। किसकी है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन की पुस्तक है द पेन फ्री माइंड सेट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन अगला 36 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया गया है। क्वेश्चन है, एक त्योहार दिया गया है बथुकुंबा। याद रखना, बथुकुंबा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? इतनी कहानी अगर बताएं तो बथुकुंबा याद रखना तेलंगाना से संबंधित एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एडलविन हुरून इंडिया परोपकार सूचकांक 2022 जारी हुआ था। इसमें से भारत का कौन सा व्यक्ति सबसे परोपकारी व्यक्ति है? तो याद रखना, कौन सबसे ज़्यादा परोपकारी है? तो आंसर आएगा शिव नाडर। तो याद रखना, सबसे भारत का सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन है? शिव नाडर भारत का एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो याद रखना, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 कहा जाता था। ट्रेन 18 कहा जाता था। कमेंट करके जरा बताना, ट्रेन 18 का निर्माण, ट्रेन 18 का निर्माण किस रेलवे कोच फैक्ट्री में किया गया था? किस रेलवे कोच फैक्ट्री में किया गया था? चलिए क्वेश्चन अगला, 2 बचे हुए हैं। कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला कप्तान बना? तो याद रखना, कौन? विराट कोहली। दूसरी और एक बात और याद रखना, विराट कोहली से एक क्वेश्चन और बनता है करंट में, तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाला व्यक्ति कौन बना? तीनों प्रारूप का मतलब है टेस्ट में, वनडे में और T20 में 100 मैच खेलने वाला भारत का खिलाड़ी कौन बना? तो याद रखना, विराट कोहली। आंसर क्या आ जाएगा? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध का पाश्चुराइजेशन यानी दूध का जो पाश्चुरीकरण किया जाता है वो क्या होता है? पहले तो पाश्चुरीकरण क्या होता है, पहले इस बात को समझें। पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण होता है दूध को अधिक समय तक रखा जाए। जैसे दूध पैकेट वाला आता है वो पाश्चुरीकृत दूध होता है। अब पाश्चुरीकरण क्रिया क्या होती है? तो दूध को आप गर्म कर दें और पाश्चुरीकरण क्रिया में बहुत कम समय के लिए
अधिक ताप दिया जाता है तो वो ताप कितना है, याद रखना आधा घंटे तक दूध को कितना ताप दिया जाता है, आधा घंटे तक दूध को ताप दिया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड। आधा घंटे तक दूध को ताप कितना बना कर रखा जाता है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड स्पार्किंग द्वारा दिया जाता है दूध को। और इस विधि को कहते हैं पाश्चुरीकरण। और पाश्चुरीकरण में कितना, आधा घंटे तक 62 सेंटीग्रेड ताप दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन हुए 40। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें अच्छा है बुरा है, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर बताएं। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, नए लोग हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।